हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 9 फरवरी के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि डेली करंट अफेयर की क्लास हमारी आती है और आज हम रिवीजन भी करेंगे, यानी कि जो हमने 8 फेब को पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आइए सबसे पहले एक रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनकर सामने आए हैं। इनका नाम क्या है ये भी चर्चा करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी चर्चा करते हैं, और कौन से टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 में किसने जीत हासिल करी है? चाइना से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है वेई ई, और ये सिर्फ 13 साल के हैं और 13 साल की उम्र में इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। सबसे छोटी कम उम्र के पूरी दुनिया में ग्रैंड मास्टर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है उल्जास बैक्टेनेव। तो उल्जास बैक्टेनेव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनकी उम्र सिर्फ 43 साल की है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम यूए के गोल्डन वीजा पुरस्कार के बारे में। गोल्डन वीजा जो पुरस्कार है अधिकतर भारत के लिए बॉलीवुड से रिलेटेड और जो लोग खिलाड़ी थे उनसे रिलेटेड लोगों को दिया जाता था यूए के द्वारा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा जगत के किसी व्यक्ति को इस तरीके का जो अवार्ड है, जो ये पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। तो गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, यह है सुपर 30 के निर्माता आनंद कुमार जी, इनको दिया गया है। क्लियर, 6 फरवरी को इनको ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है यूएई के द्वारा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 के बारे में। हर साल दिए जाने वाला ये अवार्ड है और इसके लिए जो जूरी है वो बैठती है। जितने भी फोटोज आते हैं उसमें से जो सबसे अच्छे 100 फोटोज होती है उनको छांटा जाता है और उसमें से फिर जो सबसे बेस्ट होता है उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है नीमा सरीखानी को। किसको दिया गया है? नीमा सरीखानी को। और आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर के लिए इनको दिया गया है, एक बर्फ है, बर्फ पर जो पोलर बियर है वो लेटा हुआ है और इसके लिए जो नीमा सरीखानी है जी हैं उनके द्वारा नॉर्वे के जो द्वीप हैं, बर्फीले द्वीप हैं, उनके 3 दिन तक चक्कर लगाए गए और उसके बाद ये फोटो खींची गई है और इस फोटो का नाम रखा गया है आइस बेड। 75,000 लोगों ने मतदान किया और साथ में ही 100 तस्वीरें सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करी गई और उसके बाद ये अवार्ड दिया गया है नीमा सरीखानी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो पहला स्टेट बन गया है वो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है। जरूर याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी 100% हो सकती है। अच्छा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से बिलोंग करता है उसके लिए एक ही तरीके के नियम कायदे कानून होंगे। विवाह से रिलेटेड, तलाक है, विरासत है, किसी भी व्यक्तिगत मामला है, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साथ में ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको किसने बनाया था? तो 5 सदस्यीय टीम बनी थी जिसके अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई, जो न्यायमूर्ति थे। इनकी देखरेख में ये मसौदा पूरी तरीके से तैयार किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इनके द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा करी गई है। ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा किस राज्य ने करी है? तो दिल्ली, याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल गया है और इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं 1970 के दशक के ये महान क्रिकेटर हैं जिनका नाम है निरंजन शाह। तो निरंजन शाह के नाम से अब जो है ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पहचाना जाएगा, यानी इनका नाम क्या रख दिया गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। क्लियर। देखिए, विश्व बैंक की एलपीआई रिपोर्ट 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। एलपीआई रिपोर्ट का मतलब होता है कि लॉजिस्टिक्स जो प्रदर्शन है उसके बारे में बात हो रही है। तो विश्व बैंक की जो ये रिपोर्ट आई है 2023 के लिए, इसमें भारत की स्थिति में और सुधार हुआ है। 2018 में जो भारत की स्थिति थी उससे ज्यादा स्थिति सुधरी है और इस समय 139 देशों की लिस्ट में भारत 38वें स्थान पर है। इस बात को जरूर
याद रख लेंगे। ओके, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के बारे में है, यानी कि जो माल की ढुलाई होती है, माल को रखा जाता है, इन सब बातों को लेकर एक प्रदर्शनी, एक इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की गई है। इससे उस देश के व्यापार का भी समझ में आता है कि उस देश का व्यापार किस तरीके से बढ़ रहा है। 2018 में हम 44th रैंक पर थे और अब हम 2023 में 38th रैंक पर हैं 139 देशों की लिस्ट में। तो इस बात को जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये एक कवि हैं, पत्रकार हैं, नाटककार है। इनका नाम क्या है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो कश्मीरी कवि हैं, पत्रकार है, इनका निधन हो गया है 83 साल की उम्र में। इनका नाम है फारूक नाज़की। क्या नाम है? फारूक नाज़की, जरूर याद रख लेंगे। पूरा नाम अगर देखें तो मीर मोहम्मद फारूक नाज़की इनका नाम है। कटरा में एक अस्पताल में इनकी डेथ हो गई थी, काफी दिन से बीमार थे और जम्मू में रह रहे थे। साथ में ही इनका एक कविता संग्रह था जिसका नाम है नार यूतुन कंजल वानास। ठीक है, तो इस कविता के लिए 1995 में इनको कश्मीर का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चिली के किस राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो ये चिली के राष्ट्रपति हैं, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान मृत्यु हुई है। इनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा। ओके, सेबेस्टियन पिनेरा नाम है और 2 बार ये चिली के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2022 तक। और इनका जो चिली की राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 74 साल की उम्र में 6 फरवरी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। अब हम रिवीजन करेंगे जो हमने 8 ऑफ फेब को पढ़ा। तो सबसे पहले दिव्य कला मेला हमने पढ़ा था 2024। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हमने पढ़ा था त्रिपुरा के अगरतला में किया गया था। और साथ में हमने ये भी बात करी थी कि हमारे पूरे देश से लगभग जो स्टेट है यूटी है उसमें 18 यूटी और हमारे जो 18 राज्य हैं दोनों मिलाकर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके द्वारा बनाई गई जो शिल्प की चीजें हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो राजस्थान के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति करी गई है, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और साथ में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी एक राज्य के रूप में। और जब इसकी स्थापना हुई तो उसी समय राजस्थान हाईकोर्ट की भी स्थापना करी गई और जो महाधिवक्ता का कार्यकाल है उसकी भी स्थापना करी गई थी 1956 के दौरान ही। भारत में एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है। तो भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक का कंट्री निदेशक किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है मियो ओका। ओके, तो मियो योका एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है भारत के लिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट कर लेते हैं, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसको पुनः निर्वाचित किया गया, यानी कि दोबारा से इनकी नियुक्ति करी गई है अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नायब बुकेले। ओके, और इन्होंने जो हिंसक गिरोह हैं उसको खत्म करने में अल सल्वाडोर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीडीएस अनिल चौहान जी के बारे में। हमारे देश के सीडीएस है अनिल चौहान जी। इनके द्वारा एक पुस्तक का अनावरण किया गया था, पुणे में कलाम और कवच नामक एक प्रोग्राम चल रहा था उसके दौरान। इस पुस्तक का नाम है एआई एंड नेशनल सिक्योरिटीज, इसको जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डोनर द्वारा उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करेंगे एनडीए सरकार 2024 के बजट सत्र के दौरान किस चर्चा हेतु श्वेत पत्र लाएगी? तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा बजट सेशन है वो 9 फरवरी को समाप्त होने वाला था, लेकिन श्वेत पत्र लाने की वजह से ये 10 फेब को समाप्त होने वाला है। ओके, और ये एनडीए की सरकार के द्वारा लाया जाएगा। 2014 से पहले जो आर्थिक स्थितियां थी भारत में, है ना, जो आर्थिक विकृतियां थी, जो उसको समझाने के लिए, जनता के सामने पेश करने के लिए श्वेत पत्र लाया जाएगा आर्थिक कुप्रबंधन के लिए। ओके, फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी किस फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा करी जाएगी? तो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करी जाएगी जो 6 जून को होगा भारत और कतर के बीच में। क्लियर? आई नेक्स्ट कर लेते हैं, 2026 में फीफा विश्व कप भी होने वाला है, फुटबॉल कप भी होने वाला है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? तो देखो हमारे देश के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किया गया है। और ये जो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस?
तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। जो सीवी रमन जी हैं उनके द्वारा रमन प्रभाव के बारे में बताया गया था, तो उस रमन प्रभाव की याद में ये दिन मनाया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसकी थीम का अनावरण किया गया है 2024 के लिए। इसमें विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ में जो प्रौद्योगिकी है भारत में उसका क्या रोल है, इस थीम के साथ अनावरण किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत म्यांमार बॉर्डर के बारे में। कल भी हमने पढ़ा था, स्क्रीन पर आप अमित शाह जी को देख रहे हैं जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। इनके द्वारा कितने किलोमीटर पर फेंसिंग लगाने का निर्णय लिया गया। फेंसिंग मतलब ये जो लोहे की जाली वाले जो बाड़ होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो ये 1643 किलोमीटर तक लगाया जाएगा। जो हमारे देश के जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर हमें इसको देखने को मिल जाएगा। साथ में ही भारत और म्यांमार के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोनों देशों के नागरिक 16 किलोमीटर तक, कितने 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, बिना वीजा के घूम सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री दिए जाने का निर्णय लिया है। तो देखो, ईरान ने पूरी दुनिया से 33 देशों को सेलेक्ट किया है जहां के नागरिक बिना वीजा के उसके देश में जा सकते हैं, और 6 महीने में एक बार जा सकते हैं 15 दिन के लिए, जिसमें भारत का भी नाम है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, और अभी 4 फरवरी 2024 को ऐसी अनाउंसमेंट करी गई है ईरान के द्वारा। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए खबरों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।